ओके। सो अब आपको ये आइडिया हो चुका है कि जितने हमारे पास सैम्पलिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ब्लड सैंपल ही हो, बल्कि ब्लड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सैंपल हैं जिनको हम ले रहे होते हैं। यानी ब्लड को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। हम जब ब्लड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बोन मैरो को एस्पायरेट किया जाता है, कोई फ्लूइड फ्लूइड को जो है वो एस्पायरेट किया जा रहा होता है, बायोप्सी को जो है वो टेक किया जा रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह के सैम्पलिंग और भी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन ब्लड सैम्पलिंग। सही है। ये सारे के सारे सैंपल जो है ये हमारे डायग्नोसिस पर्पस के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। कुछ सैंपल्स वो पेशेंट खुद दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल यूरिन स्टूल जो है वो पेशेंट खुद देगा, वो खुद पास करके वो सैंपल टेक्निक का आप उसको बताएंगे कि आपने कौन सा सैंपल लेना है, मॉर्निंग का लेना है, मिडनाइट का लेना है, फर्स्ट सैंपल लेना है, किस तरह लेना है, वो आपने बताना होगा उसको। तो अब ये ज़रूरी है कि जब आपको ब्लड के साथ साथ आपको नॉन ब्लड सैंपल का भी पता हो, और जो भी सैंपल हो आपको उसके मुताबिक जो प्री रिक्विजिट होते हैं या पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको आइडिया हो। या ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है, कोई ऐसा फिलबॉटमिस्ट है जो फिलबॉटमिस्ट कम रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा होता है, तो बीइंग एज अ रिसेप्शनिस्ट ही और शी शुड हैव टू नो कि बोन मैरो क्या होता है, स्पुटम क्या होता है, बायोप्सी क्या होती है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की एबीसी कुछ ना कुछ आ रही होती है, और यहाँ पे उसको वो सैम्पलिंग के नाम का भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारे जो सैंपल्स होंगे वो आपके बॉडी फ्लूइड्स है, कल्चर स्वैब्स है, बायोप्सीज है, बोन मैरो है, फाइन नीडल इंस्पायरेशन है, स्पुटम एंड सलाइवा है, यूरिन स्टूल एंड सेमेन है। ओके। अब अगर आप इसको देख रहे होते हैं कि यहाँ पे आपके माउथ के अंदर जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो सलाइवा की भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपके गैस्ट्रिक फ्लूइड्स है, आपके पेनक्रियाटिक फ्लूइड है, आपके हार्ट के इर्द गिर्द जो है आपके एक फ्लूइड है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। फिर साथ में जो है वो आपका प्लूरल फ्लूइड है। फिर आपकी जो है वो एसाइटिक फ्लूइड है। फिर यूरिन है। तो ये सैम्पलिंग जो है वो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो clinical specimens laboratory diagnosis of disease begin with the collection of clinical specimen for examination of processing in the laboratory. The right one collected at the right time, transported in the right way to the right laboratory। ठीक है। ये वही रूल है जो हमने अपने बाकी सैंपल्स के लिए भी अप्लाई किए थे कि आपका सैंपल जो है वो सही टाइम पे लिया जाए, सही तरीके से लिया जाए, सही तरह स्टोर किया जाए, और फिर उसको आगे प्रोसीड भी सही तरह किया जाए। तो तभी आपके टेस्ट रिजल्ट जो है वो ठीक आ सकते हैं। अगर सैम्पलिंग के अंदर कोई इशू है, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर की कोई इशू है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि कुछ ना कुछ जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा। अब हमारे पास जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन है, अप्लाई स्ट्रिक्ट aseptic techniques throughout the procedure, wash hands before and after the collection, collect the specimen at the appropriate phase of disease, make certain that the specimen is a representative of the infectious process. For example, sputum is the specimen for pneumonia and not saliva, and is adequate in quantity for the desired test to be performed। ठीक है। राइट सैंपल फ्रॉम राइट प्लेस मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एएफबी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ओके, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कह रहे हैं, या न्यूमोनिया के लिए कर रहे हैं, या इस तरह कोई और टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने वो सैंपल उसी जगह से लेना होता है। अब ऐसा ना हो कि आप चीज़ एक ले रहे हैं और टेस्ट जो है वो दूसरा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये आपके पास बिल्कुल एक नॉलेज जो है इसके बारे में भी होना चाहिए। कलेक्ट और प्लेस द स्पेसिमेन एसेप्टिकली इन स्टेराइल इन अप्रोप्रिएट कंटेनर। तो बाकी तो वही पुरानी बातें ही है कि अगर को वो सैंपल, कोई भी सैंपल हो, ओके, वो एक्स वाई जी, ब्लड, नॉन ब्लड, जो भी सैंपल होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर लेबलिंग, उसका इनवॉइस, इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। और वो अगर ब्लड है, वो अगर यूरिन है, वो अगर कोई और सैंपल है, उसका कोई लीकेज ना हो, उसका कंटेनर ठीक हो, उसका कंटेनर स्टेराइल हो, ये सारी चीज़ें जो है ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मेनली हम जो अब बड़े उस पे एक मिनट इसको मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट, ओके। बड़े उस पे ब्रांचेस में देख लेते हैं या उसके टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में। तो ब्लड एक तो हो गया, ओके, जो कि ऑब्टेन किया जाता है वेन से, आर्टरी से, डर्मल से, इन तीन जगहों से किया जा सकता है। एंड बोन मैरो जो कि फैक्ट्री है, ब्लड वहीं से बन रहा होता है, आपके सेल्स वहीं बन रहे होते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो काफ़ी ब्लड है। वो तो एक अलग सैंपल है बोन मैरो का। दूसरा जो होता है वो बायोप्सी होती है। बायोप्सी इज परफॉर्म टू एग्जामिन टिश्यू फॉर डिजीज। किसी खास पर्टिकुलर एरिया से अगर आप किसी टिश्यू को उठा लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के जरिए, तो उसको हम कहते हैं बायोप्सीज। एंड बायोप्सीज आर frequently used to diagnose cancer, but they can help identify other conditions such as infectious and inflammatory and autoimmune disorder. बायोप्सी का भी इसमें तस्करा करेंगे इंशाल्लाह। फ्लूइड्स क्या है? एस्पायरेशन इज द यूज्ड ऑफ सेक्शन टू रिमूव fluid or other tissues from the body to test them for disease and disorder. An aspiration can diagnose cancer, cysts, meningitis, abdominal infection and complication of pregnancies etc. तो fluids भी लिए जा सकते हैं। Swabs, group of different tests that checks for viruses and bacteria that can different disease regarding swab taken from particular area, यानी swab taken from air, swab taken from nose, swab taken from throat, ठीक है। swab जहाँ जहाँ पे आप swab जो है वो ले टच कर रहे होते हैं, तो वहीं से swab का सैंपल जो है वो आ रहा होता है। तो ये मेनली इसकी डिस्क्रिप्शन या इसकी डिवीजन है। अब मेन तो डिवीजन ये हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि मिसाल के तौर पे फ्लूइड्स हैं, तो फ्लूइड जो है वो कौन कौन से फ्लूइड्स हमारे पास आ सकते हैं। इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो आपकी रीढ़ के हड्डी से लिया जाता है, यानी आपके अगर कोई ब्रेन का मसला है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो लिया जाएगा। फिर एसाइटिक है, प्लूरल फ्लूइड है, मिसाल के तौर पे अगर आपके लंग्स का मसला है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जॉइंट्स का मसला अगर है, साइनोवियल फ्लूइड उसको लिया जाता है। हाइड्रोसील फ्लूइड भी होता है एक। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्क्रोटम के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन आ गई है और उसमें कोई पानी जो है वो जमा हो गया है, तो दैट पानी इज नोन एज हाइड्रोसील फ्लूइड। और फिर कुछ सिस्ट्स भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे सिस्ट बेसिकली क्या होता क्या है कि कोई ख़ास पर्टिकुलर एरिया इन्फ्लेम हो जाता है और उसके अंदर जो है वो पानी, यानी पानी मीन के कोई ऐसी प्रोटीनिशियस वाटर जो कि कंटेमिनेटेड होती है या इन्फेक्शियस होती है, साथ में डिब्रिस को, साथ में कोई डेड सेल, तो वो एक सिस्ट बना देता है, तो उसको भी हम एस्पायरेट कर सकते हैं। सिस्ट छोटा भी हो सकता है, सिस्ट बड़ा भी हो सकता है, तो सिस्ट से भी हम ले सकते हैं सैंपल। फिर बायोप्सीज है, तो कोर बायोप्सीज है, इसी तरह एंडोमेट्रियल बायोप्सीज है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी है, इंसिजनल और एक्सिजनल बायोप्सीज है, कार्डियक बायोप्सीज है, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी है, लिम्फ नोड बायोप्सीज है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जितने जगह है ये, उन पर्टिकुलर एरिया से उस बायोप्सी का उस बायोप्सी को जो है वो ली जा सकती है। बायोप्सी लेने का मकसद क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया से टिश्यू को आप निकाल लें और उस टिश्यू का फिर सेक्शन बना के पैथोलॉजी लैब के अंदर, और फिर उसमें आप देख रहे होते हैं कि वेदर अ कैंसरस सेल इज प्रेजेंट हुआ है और इट्स जस्ट एन इन्फ्लेमेटरी ऑर्गेनोमेटासिस वगैरह कोई इस तरह के है, यानी इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन से बढ़ के कोई और चीज़ है, कैंसर वगैरह है। ओके,
स्वेब्स के अंदर जैसे मैंने बता दिया कि आपके जहाँ सैंपल आप टच कर रहे होते हैं या इंसर्ट कर रहे होते हैं, दैट पर्टिकुलर जो है उस स्वेब को जो है वो वाला स्वेब कहलाता है। फॉर एग्जांपल थ्रोट स्वेब मोस्टली कोविड के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि कोविड के अंदर जितने भी आपके स्वेब्स आ रहे थे, मोस्टली देयर वाज थ्रोट स्वेब्स एंड फेरेंजियल स्वेब्स। उसके साथ फिर नेजल स्वेब्स है। एयर का अगर कोई मसला है, इन्फेक्ट है, आप क्योंकि वहां से आप कोई चीज़ ड्रेन नहीं कर रहे, वहां पे आप एक स्वेब है अंदर जो है वो इंसर्ट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कुछ होगा यानी इन्फेक्ट होगा तो उसको आप बाहर निकाल रहे हो और उस पर कल्चर वगैरह जो लगाना चाह रहे हैं। आई स्वेब है, रेक्टल स्वेब है, एंड इसी तरह विजाइनल स्वेब्स भी लिए जाते हैं पर्टिकुलर डिजीज या किसी स्पेसिफिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर साथ में स्टूल एनालिसिस, अगर किसी के एब्डोमेन का मसला है, स्टूल का मसला है, डायरिया हो रहा है, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर पैरासाइट और सिस्ट और ओवा जो है वो होंगे वहाँ पे। ओके, तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो स्टूल ले रहे होते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी के लिए आप स्टूल ले रहे होते हैं। एंटी अमीबा के लिए आप स्टूल ले रहे होते हैं। कैंडिडिएसिस अगर हुआ है तो आप स्टूल का सैंपल ले रहे होते हैं। इसी तरह जार्डिया लैम्बिया हो गया, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं कि उनके ओवाज, सिस्ट वगैरह या पर्टिकुलर वो पैरासाइट जो है वो आप कहाँ से देख रहे होते हैं, वो स्टूल के सैंपल के ज़रिए ही देख रहे होते हैं। फिर स्पुटम है। स्पुटम के लिए जो है वो आप, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्ट में ही दिया कि इफ़ यू आर आइडेंटिफाइंग एनी चेस्ट इन्फेक्शन, वो निमोनिया है या वो सेडफास्ट बेसिलाई की वजह से है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कर रहे होते हैं, तो आप स्पूटम जो है वो दे रहे होते हैं। फिर अब अगर आपके माउथ का इशू है तो सलाइवा आप जो है वो ले रहे होते हैं। फिर साथ में यूरिन बड़ा इंपॉर्टेंट सैंपल है कि इसके अंदर भी अगर कोई यूटीआईज है, किडनीज के अंदर मसला है, स्टोन बना हुआ है, या कोई ऐसी कोई इन्फेक्शन है, या इवन प्रेगनेंसीज के लिए आप देख रहे होते हैं, कल्चर लगा रहे होते हैं, तो आपने जो है वो यूरिन सैंपल स्टेराइल कंटेनर के अंदर जो है वो लेना होता है। इसी तरह फिर सेमेन एनालिसिस है। किसी इनफर्टिलिटी को आप चेक कर रहे होते हैं कि एक कपल है वो इनफर्टाइल है। अब दोनों कपल के अंदर जो फर्स्ट कपल है मेल, उसका सिंपल टेस्ट होता है सेमेन एनालिसिस। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि सेमेन एनालिसिस के अंदर जो स्पर्म काउंट है वो कितना है, कम है, एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म की जो शेप है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो या अगर कोई एक कपल है वो कहना चाह रहा है कि अब हमने फर्टिलिटी की तरफ नहीं जाना, तो वो सील कर देता है उसको, टेस्टिस वगैरह को, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे स्पर्म नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए भी फिर वो दोबारा क्या करता है, सेमेन एनालिसिस कर रहा होता है। इसी तरह अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए या स्किन को क्या किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है। स्किन से थोड़ा थोड़ा जो है वो स्क्रैपिंग लेके उसी स्किन को, और फिर उसको आगे जाके मजीद टेस्ट जो है वो फिर परफॉर्म किए जाते हैं, NaOH या जो भी पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं वो वहाँ से किए जाते हैं। फिर उसके साथ कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, या जिसको हम कहते हैं प्री नेटल टेस्ट। प्री नेटल टेस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कपल है, वो कंसीव कर चुका है। ओके, अब उस कपल को ये शक है कि, मिसाल मैं दे दूंगा आपको, सिंपल थैलेसीमिया का ले लूंगा मिसाल, कि फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया एक पेशेंट के उसमें है, फैमिली के अंदर हिस्ट्री में है कि उनके यहाँ थैलेसीमिया के बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, या वो जो कपल है वो दोनों थैलेसीमिया माइनर के हैं, अब इनका बच्चा पैदा होने वाला है, फीमेल जो है वो कंसीव कर गई है, इनको अब ये डर है कि ये जो आने वाला बच्चा है, ठीक है, जो माँ के पेट के अंदर है, ये अब ठीक पैदा होगा, थैलेसीमिक माइनर पैदा होगा, या थैलेसीमिक मेजर पैदा होगा। तो उस पैदाइश से पहले माँ के पेट से ही वो सैंपल लिया जाता है थ्रू अ सर्टेन प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक वेलिस सैम्पलिंग, और उसको फिर आगे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चले जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल में उसके टेस्ट किए जाते हैं, और वो आइडेंटिफाइड हो जाता है कि वेदर द बेबी जो कि 9 मंथ्स के बाद आ रहा है, ही इज और शी इज थैलेसेमिक और नॉट थैलेसेमिक, या कोई और XYZ जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो वो उसके लिए आइडेंटिफाई जो है वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद है कि सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज कैन इंक्लूड ब्लड। एक्सक्यूज मी सर, आपकी जी, स्लाइड शो नहीं हो रही। मेरी स्लाइड सिर्फ आपको शो नहीं हो रही या बाकी सबको शो नहीं हो रही?
मतलब फिलहाल जो आप बता रहे हैं वो तो इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, जो आपने लगाई हुई है। आपको कौन सी स्लाइड शो हो रही है? टाइप्स ऑफ सैंपल्स। तो मैं तो वही बता रहा हूँ जो स्लाइड में है। स्लाइड में सर आज तो हमें तो नजर आ रहा है, मे भी शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। नहीं नहीं, नजर मुझे भी आ रहा है, लेकिन वो जो सर आप बता रहे हैं वो फिलहाल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कहा शायद आपने चेंज कर लिया। नहीं नहीं, यही लिखा हुआ है शबर साहब, आपको तो नजर आ रहा है ना? मैं ठीक है, मे चलिए। भी सर वो नेट का कोई प्रॉब्लम होता है नेट इसमें का ना। हो सकता है कि आपके उसमें हो। चले, बहरहाल टाइम ज़ाया नहीं जी करते। जी। आप काइंडली फिर देख लें इसको, या कोई इनको मोहतरमा को जो है वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दे ग्रुप में, ताकि वो इनको नज़र आए। ओके। सो क्या बात मैं कर रहा था कि उसके बाद और जो सैंपल्स होते हैं हमारे पास, बकल स्वेब से लिए जा सकते हैं, हेयर्स से स्वेब्स लिए जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है निसार, वो आज हमें बताएगा भी कि पीआरपी जो है वो कैसे होती है। तो उसके लिए अगर वो सैंपल ले रहे होते हैं क्या करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट निसार फिर आपने बताना है अगर आपके पास टाइम रहा। ओके। फिर उसके बाद जो है बोन्स, टीथ्स, फिंगर नेल्स, टिश्यूज फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन इंक्लूडिंग ब्रेन, मसल्स एंड स्किन वगैरह, इस तरह के सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं। ये रेगुलर या रूटीन में तो नहीं लिए जाते, लेकिन सैंपल्स ऐसे जो है वो लिए जा सकते हैं। ओके। उसके बाद जो है वो आपकी ये तो सारे हम उन बंदों की बात कर रहे थे जो जिंदा है और जो डायग्नोस करने के लिए ले रहे होते हैं सैंपल। एक होती है हमारी फोरेंसिक या क्रिमिनोलॉजी की लैब, जिसमें कोई डेड बंदे से सैंपल लिया जाता है, और उसको जिस तरह हम जिंदा लोगों से जो सैंपल लिया जाता है, जो टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, उसको हम कहते हैं बायोप्सी। तो अगर कोई डेड पर्सन है, एक्सपायर्ड बॉडी है, उनसे सैंपल लिया जाता है फॉर बीइंग डायग्नोसिस, कि कब मौत हुई थी, किस तरह हुई थी, वगैरह वगैरह, जो XYZ बातें हैं जो कि हमारा टॉपिक यहाँ पे है नहीं। तो उसको हम कहते हैं अटॉप्सी, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं पोस्ट मार्टम टेक्नोलॉजी। ओके। ये सैंपल हो गए। इसके अलावा इसके अलावा आपकी जो सांस ले रहे होते हैं, अब आप इनहेल भी कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो अंदर फॉर एग्जांपल आपके स्टमक के अंदर अगर कोई इस तरह का बैक्टीरिया बैठा हुआ है, जो वहां पे गैसेस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब आपकी जो सांस है, यानी आप जो एक्सहेल कर रहे हो, उसके अंदर भी उसकी कंटेमिनेशन, उन गैसेस की कंटेमिनेशन होगी, और वो भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल इस तरह के और टेस्ट, जैसे कि अगर कोई अल्कोहल पी रहा है या कोई XYZ कोई इस तरह का कोई एडिक्शन है, और पुलिस या कोई घर में या कोई और जगह पे वो टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते, तो उसका भी एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीथ टेस्ट, ब्रीथलाइजर। ओके। या अगर किसी एडिक्शन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आइडेंटिफाइड हो सकता है ये। तो बहरहाल कहने का मकसद और इस पूरे स्लाइड को बताने का मकसद जो था वो ये था कि इंसान के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, आप बहुत सारे किस्म के सैंपल्स जो है वो इकट्ठे कर सकते हो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर और अननोन या डायग्नोज्ड किसी डिजीज के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो पूरा चार्ट है, और अब इसको ही हम आगे लेके चले जाएंगे। बेसिकली क्योंकि आप लोग नॉन मेडिकल हो, बहुत कम जो आपके स्टूडेंट जो है वो मेडिकल है, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन इसको आसान अल्फाज के अंदर मैं यही बताना चाह रहा था कि एक बैकग्राउंड आप लोगों का बन जाए। अब ये सैंपल्स किस तरह लिए जाते हैं क्या है, तो उस पे बात करने की कोशिश जो है वो हम आगे करेंगे, और उसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आसानी हो। कहीं पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, बगैर बिला झिझक जो है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ब्लड में चले फिर भी एक आसानी थी, सिंपल सिंपल बातें हो रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो आप अगर अभी पूछ सकते हैं अभी बिल्कुल पूछ ही लीजिएगा बीच में, और नहीं तो एंड पे जो है वो हम इसको प्रॉपर क्वेश्चन सेशन जो है वो आंसर रख लेंगे। अब क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ स्पेसिमेन,
एग्जैक्टली जो क्राइटेरिया हम ब्लड सैम्पलिंग के लिए यूज़ कर रहे थे उसी तरह का क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड के क्राइटेरिया के अंदर एक जो था वो हमारा क्या था कि मिसिंग सैंपल है, तो मिसिंग सैंपल वहाँ पे भी मिसिंग था, यहाँ पे भी वो मिसिंग है। ओके, इनएडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन है, वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी थी, यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैंडेटरी है। इनसफिशिएंट क्वांटिटी वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी, सेम एज यहाँ पे भी वो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, यूरिन है तो यूरिन अगर किसी ने 5 ml का ब्लड से भी वो कम लेके आए, 1 ml लेके आए या 2-3 कतरे लेके आए हैं तो सैंपल तो नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेसिमेन कलेक्शन इन एन अप्रोप्रिएट कंटेनर, अब वहाँ पे सैंपल हम क्या यूज़ कर रहे थे, ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, ईडीटीए ट्यूब्स है, हेपरिन है, पीएसटी है, एसएसटी है, जिस तरह के सैंपल्स थे वहाँ पे वो यूज़ कर रहे थे उनके लिए ट्यूब्स। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेराइल कंटेनर होता है, स्टेराइल कंटेनर के अंदर अगर आप यूरिन लेके आ रहे हैं तो वो एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है। आप स्टूल लेके आ रहे हैं, एक्सेप्टेबल है। कुछ हजरात जो है वो क्या करते हैं कि घर के अंदर मिसाल के तौर पे किसी ने पेप्सी पिया हुआ है उसी के अंदर जो है वो यूरिन डाल के जो है वो ले आते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, उसमें कंटेमिनेशन आ सकती है, वो पहले से खराब हुआ होगा, या कोई क्रीम के डब्बे के अंदर, ओके, डव के डब्बे के अंदर जो है वो स्टूल लेके आ जाता है। अब वो सैंपल जो है वो क्या हुआ, कंटेमिनेट हुआ, अब आपको सही तरह का सैंपल जो है वो नजर नहीं आएगा। तो एवरी सैंपल है अप्रोप्रिएट कंटेनर, और वो कंटेनर जो है वो आप लोगों ने वो एक्सेप्ट करना है, बाकी जो है वो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। कंटेमिनेशन सस्पेक्टेड हो सकती है उसमें। इनएप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेट ऑफ और स्टोरेज है, आपने कोई सैंपल है और आपने उसको, जैसे ब्लड सैंपल है और आपने उसको फ्रीजर में डाल दिया, तो आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप उसको सैंपल को दोबारा जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, पर्टिकुलरली वो सारे जो रेड ब्लड सेल्स थे वो ऑब्वियसली आपके क्या हो चुके थे, फ्रीज हो चुके थे, और अब वो हेमोलिसिस हो जाएगी तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इसी तरह अगर किसी ने कोई और सैंपल लिया हुआ है और वो गलत जो है वो किसी टेम्परेचर की वजह से आगे पीछे हो चुका है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या उसकी टाइमिंग इतनी डिले हो चुकी है कि अब उसका फिर फायदा नहीं है। और हेमोलाइज्ड ब्लड सैंपल, इस पे तो हमारी बात जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, होल ब्लड फॉर बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन। होल ब्लड हमारे पास इसको हमने डिस्कस किया भी था, लेकिन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो भी हम देख रहे होते हैं, जैसे कि सेप्टिसीमिया है, ब्लड कल्चर जो हम लगा रहे होते हैं, सैंपल नंबर 1 हमेशा बॉटल नंबर 1 के अंदर जो है वो लिया जाता है, तो ये भी हमारे पास कल्चर के लिए लिया जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट सैंपल होता है। ब्लड को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, इसमें हमारी बात हुई थी, लेकिन ये था कि ब्लड जितने भी है वो आप अगर ट्यूब्स के साथ ले रहे हैं तो वो तो एक अलग कहानी थी। अब फिर वही ब्लड जो है वो आप ब्लड कल्चर के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कंटेनर होगा वो पर्टिकुलरली वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ब्लड कल्चर बॉटल होगा। और वो बॉटल जो है उसके तरफ हम आ जाते हैं, वो बॉटल ये वाला बॉटल है। ठीक है, इंजेक्ट द ब्लड इनटू द सेलेक्टेड मीडिया, जेंटली रोटेट द ब्लड बॉटल्स टू मिक्स द ब्लड एंड द ब्रोथ, डू नॉट शेक विगरसली। ये हमारे पास ब्लड रहता है। अच्छा, अब ये ब्लड अगर हम उसके लिए ले रहे होते हैं, कल्चर के लिए ले रहे होते हैं, तो अगर लेस देन 2 years का बेबी है तो उससे हम 2 ml का ब्लड लेते हैं। अगर 2 to 5 years का है तो उससे हम ले रहे होते हैं 8 ml का। अगर 6 to 10 years का है तो उससे हम ले रहे होते हैं 12 ml का। और मोर देन 10 years का कोई भी है तो फिर हमारा जो वॉल्यूम है ब्लड का वो एक्सीड हो जाता है, उसको हम कहते हैं 20 ml के ऊपर जो है वो चला जाता है। तो ये तो ब्लड कल्चर की कहानी थी, क्योंकि प्रीवियसली हम बाकी चीज़ों को तो बोल रहे थे, लेकिन ब्लड के ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इसमें इतना हो कि आपको कम से कम ये वॉल्यूम का पता हो। ओके, फिर उसके बाद जो दूसरा सैंपल है जो भी थोड़ा सा ब्लड के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है, उसको कहते हैं हम बोन मैरो। Bone marrow is collected by a doctor who is well trained in this procedure. Decontaminate the skin overlying the skin from where specimen is to be collected with 70% alcohol followed by 2% tincture iodine. ये बोन मैरो का टेस्ट जो है वो आपके बोन के अंदर एक गूदा होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। ये जो मैरो है
ये बेसिकली आपके जितने सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है, इनको इनके सेल्स होते हैं इनके अंदर, वो बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बन रहे होते हैं। यानी बोन मैरो इज अ फैक्ट्री फॉर पर्टिकुलरली हेमाटोपोएटिक ब्लड सेल्स। ये सेल्स जो है ये वहाँ पे बन रहे होते हैं, वहाँ पे बन के फिर आपके सर्कुलेशन के अंदर आ रहे होते हैं। अब खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का इशू हो जिसमें कैंसर्स हो, जिसको हम कहते हैं ल्यूकीमियाज, या कोई अनडायग्नोस्ड एनीमियाज हो जैसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गए, तो उसके लिए फिर आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन से क्लू तो मिल जाता है लेकिन सही तरह डायग्नोज नहीं हो पा रहा होता। आप कंफर्मेशन के लिए क्या रिकमेंड करते हो कि भाई इसका बोन मैरो का सैंपल लिया जाए? तो वो बोन मैरो का सैंपल जो है वो फिर आपके डिफरेंट एरिया से लिया जाता है। अब ऐसा है कि आपका बोन जो मैरो जो है वो आपके एलियक क्रेस्ट के अंदर, यानी आपका जो पेल्विक बोन है उसमें बहुत ज़्यादा होता है और आसानी से वहाँ से लिया जा सकता है। तो वहाँ से इसको ले सकते हैं हम, टिबिया से ले सकते हैं हम, ओके, स्टर्नम से ले सकते हैं। लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए जिस तरह हम एंटीक्यूबिटल वेन को प्रेफर कर रहे थे, क्यों कर रहे थे कि एरिया आसान है, पेशेंट को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो इसी तरह बोन मैरो के अंदर भी डिफरेंट साइड्स है कि जहाँ से बिल्कुल बोन मैरो होता है, लेकिन हमने जगह ऐसी जो है वो लेनी है, तो या उसको मुख्तस करना है कि वहाँ से आसानी के साथ जो है वो लिया जाए ब्लड, बोन मैरो। सो कलेक्ट इन स्टेराइल स्क्रीव कैप ट्यूब, सेंड टू लेबोरेटरी इमीडिएटली, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ये क्लॉट हो जाता है और फिर ये आप दोबारा बार बार नहीं कर सकते। बेचारे पेशेंट को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपने लिया तो उसी वक्त आपने सैंपल और लेबोरेटरी को जो है ये पाके प्रोसीड करना होता है। फिर दूसरा सैंपल जो है आपका है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपके जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। और इसको क्यों लिया जाता है? इसको इस वजह से लिया जाता है कि अगर इस एरिया के अंदर या ब्रेन के अंदर कोई इस तरह का इशू हो चुका है कि जो पेशेंट को मसला पैदा कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और वो बेचारा उसकी पूरी मेमोरी जो है वो लॉस हो गई है, या उसके कुछ जो नॉर्मल पोस्चर है वो चेंज हो रहा है, या कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, बाकी डायग्नोसिस में वो नहीं हो रहा, तो अब आप डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई इसका सीएसएफ कर ले ताकि हम देख सके कि इसके ब्रेन के अंदर कोई इशू तो नहीं आया हुआ। तो वो पानी जो है वो कलेक्ट कर लेंगे और उसमें फिर देखेंगे कि या यहाँ बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हुआ है या यहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है ये आपके एयर नोज के साथ बहुत करीब है। तो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे कोई पैथोलॉजी जो है वो कॉज हो जाए। सो cerebrospinal fluid is clear colorless body fluid found within the tissue that surrounds the brain and spinal cord of all vertebrates. CSF examination of CSF is an essential step in the diagnosis of any patient with evidence of meningeal irritation or affected cerebrum. अब ये जो मेनेंजियल है ये एक लेयर होता है ब्रेन के इर्द गिर्द और उसको हम कहते हैं मेनेंजी कवर, ओके। अब ये मेनेंजी जब इन्फेक्ट हो जाता है किसी भी XYZ इन्फेक्शन से, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, ओके। तो उस मेनिंजाइटिस के लिए या जो भी डिजीज सस्पेक्ट कर रहा है डॉक्टर, उसके लिए जो है ये सैंपल लिया जाता है। कितना सैंपल लिया जाएगा? 3 to 10 ml ऑफ CSF ये हमारे पास कलेक्ट होता है एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर, बायोकेमिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फिर उसका किया जाता है, उसमें सेल्स देखे जाते हैं, उसका कल्चर लगा लिया जाता है, उसके बायोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं, उसके प्रोटीन चेक किए जाते हैं, उसका ग्लूकोज चेक किया जाता है। अगर उसमें उतार चढ़ाव कहीं पे हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को फलां फलां डिजीज जो है वो हो सकती है। कहाँ से लिया जाएगा?
लंबर पंक्चर, आपको पता है कि लंबर एरिया जो है ये आपके पहले जो होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, फिर उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रे आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लंबर आ जाता है, फिर उसके बाद सैक्रम है, कॉक्सिक है। तो लंबर के L1 L2 L3 L4 और L5 है। तो इस एरिया से जो है ये कलेक्ट किया जाता है। ओके, 30 मिनट्स के अंदर जो है वो आपका 3 ml का ब्लड जो है वो आराम, यानी पूरा प्रोसीजर तकरीबन 30 मिनट का होता है। और इस एरिया से जो पेशेंट का लोअर बैक एरिया है, इससे वो ब्लड जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, ब्लड नहीं, सॉरी, CSF लिया जाता है। सो दो सैंपल्स हो गए आपको, आपके। अब हमारे पास जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CSF है, वो देख ले कि कलेक्ट CSF फॉर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी बिफोर इट स्टार्टेड। जब भी आप कोई कल्चर के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये याद रखिए कि ड्यूरिंग एंटी बैक्टीरियल थेरेपी यानी एंटीबायोटिक्स अगर कोई बंदा ले रहा है तो उस दौरान आप वो सैंपल नहीं ले सकते। वो खा आप यूरिन कल्चर लगा रहे हो, वो ब्लड कल्चर लगा रहे हो, वो CSF कल्चर लगा रहे हो, अगर उस बीच लेंगे तो आपका टेस्ट ठीक नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एंटीबायोटिक्स जो है उसके सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं, तो फिर उसको उसका फ़ायदा ही नहीं है। Collect CSF in a screw-capped sterile container and not in an injection vial with clotting plug. ओके, कुछ हॉस्पिटल्स अब भी होता है कभी कभार, अल्लाह माफ़ करे, कि वो उसी सिरिंज के अंदर ले लेते हैं और फिर उसके कॉटन प्लग लगा देते हैं। वो सारा का सारा जो CSF है वो कॉटन प्लग के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या वो ट्रांसपोर्टेशन भी उसकी ठीक नहीं होती, लीक हो जाता है। तो फिर ये बड़ी तकलीफ देख अमल है, और बार बार CSF किसी का कौन कलेक्ट करेगा, तो वो फिर मसला हो जाता है। डोंट डिले ट्रांसपोर्ट इन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। CSF का जब आप लोग दे रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलरली किसी ऐसी बीमारी को देख रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक किस्म की हो सकती है। ठीक है, पेशेंट का दिन ब दिन जो है वो हालत क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से आप अगर टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते तो ऐसा ना हो कि आप उसको 15-20 दिन का टाइम दे दे, या आप इतने ढीले हो कि सैंपल जाते हुए भी आपको 3-4 से दिन लग जाए, तो फिर उसका फायदा तो नहीं हुआ। Transport in a transport medium, if delayed in processing, is unavoidable. CSF is a precious specimen. Handle it carefully and economically. ठीक है, ये बार बार नहीं लिया जाता. It may not be possible to get a repeat specimen. Perform physical inspection immediately after collection and indicate finding on laboratory request form stored at 37 degree F. Delay in processing is inevitable. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इनके रिक्वायरमेंट्स ये हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपका है सीरियस फ्लूइड आ जाएंगे। पहले आप लोगों को पता चला कि पहले क्या था, आपके पास एक बोन मैरो का सैंपल था, फिर दूसरे आपके पास पता चला आपके पास कौन सा सैंपल था, CSF का सैंपल था। एरिया लोकेशन तकरीबन एक ही जगह पे CSF को आपने लिया, कहाँ से, लंबर एरिया से लिया। ठीक है, उसके बाद आपने फ्लूइड सॉरी बोन मैरो कहाँ से लिया, आपने पेल्विक से लिया, लेकिन टिबिया से भी लिया जा सकता है और स्टर्नम से भी लिया जा सकता है। ठीक है, दो हो गए। तीसरा क्या है, सीरस फ्लूइड। ये मेन जो जेनेरिक नेम है इसका वो है क्या, सीरस फ्लूइड है। जिस तरह सीरम की बात हम कर रहे थे कि सीरम क्या है, कि सीरम हम बेसिकली किसको कहते हैं, पानी को कहते हैं। तो सीरस जो है यहाँ पे पानी के लिए यूज हो रहा होता है। सीरस फ्लूइड आर द फ्लूइड्स कंटेन्ड विद द क्लोज्ड कैविटीज ऑफ द बॉडी। जितने आपकी बॉडी की कैविटीज है उनके इर्द गिर्द जो है एक ल्यूब्रिकेंट है, और वो ल्यूब्रिकेंट जो है उनको क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। द कैविटी विद विच एन ऑर्गन सिट्स इज लाइंड बाय अ पेरिटल सीरस मेम्ब्रेन एंड द ऑर्गन इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय अ विसरल सीरस मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पे प्लूरल फ्लूइड हम उसको कहेंगे जो लंग्स के इर्द गिर्द जो हमारे पास एक फ्लूइड है उसको हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है और उसमें जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। इसी तरह फिर नीचे डायफ्राम है लंग्स की नीचे, और दो आपके अपर एरिया को और नीचे एरिया को क्या करता है, वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं पेल्विक
एब्डोमिनल कैविटी, और नीचे उसके आ जाती है आपकी पेल्विक कैविटी जिसमें यूटेरस और बाकी चीज़ें आ रही होती है। तो उसके उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। तो मेनली आपके तीन हो गए, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड हो गए। अब ये जो पहला है इसके अंदर एसाइटिक फ्लूइड, ठीक है। अब ये फर्दर इनकी डिफरेंशिएशन होती है। तो जब भी हम फ्लूइड को ले रहे होते हैं, जिस तरह ब्लड के लेने को हम क्या कह रहे थे, एक्सट्रैक्शन कर रहे, एक्सट्रैक्शन बोल रहे थे। बोन मैरो के लेने को हम क्या कर रहे थे, थोड़ा जोर लगा के उसको हम वर्ड यूज कर रहे थे, एस्पायरेट के बोल रहे थे, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी कैविटी से बाहर लेके आ रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं एफ्यूजन बोल रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, एफ्यूजन। एक मिनट, ये हम इसको एक्सेप्ट करके, कौन आ गया, हसीब साहब आ गए। Okay, so peritoneal effusion, widely known as ascites, refer to an excess collection of fluid in the abdominal cavity. अगर किसी abdominal cavity के अंदर बहुत ज़्यादा कोई फ्लूइड जमा हो रहा है, क्यों जमा हो रहा है, किसी इन्फेक्शन की वजह से जमा हो रहा है, तो उसको आप जब कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एसाइटिक फ्लूइड कलेक्शन। और वो जो पेरिटोनियल फ्लूइड की एफ्यूजन है उसको हम कभी कभार जो है वो एसाइटिस भी कहते हैं। एसाइटिस इज द पैथोलॉजिकल accumulation of fluid within the peritoneal cavity. Okay, many disease can cause ascites, in particular like cirrhosis. Simple samples of ascitic fluid are commonly analyzed in order to develop a differential diagnosis. The space within the abdomen that contain the intestines, the stomach and the liver, ये हमारे पास वो एरिया है। और फिर यहाँ से आप क्या कर रहे होते हैं, ये फ्लूइड कलेक्ट कर रहे होते हैं। इस फ्लूइड की कलेक्शन को क्या कहते हैं, एफ्यूजन बोलते हैं। कौन सा फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड है। कोई और नाम है इसका, जी बिल्कुल है, एसाइटस है इसका दूसरा नाम, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये वो डिजीज़ है कि जिसमें आप लोग जो है वो एसाइटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि हेपेटिक डिजीज़, यानी आपके लिवर का कोई मसला है जिसमें उसमें सिरोसिस हुई है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, इन्फेक्शियस वेना के और ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई लिवर का कैंसर है, तो उसमें आप ले सकते हैं। फिर उसके साथ जो है वो और भी बहुत सारी लिस्ट है, ये आप खुद देख लीजिएगा। ये लिस्ट बताने के मेरे ख्याल में अब यहाँ पे फ़ायदा है नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये डिजीज़ के नाम है कि जिसमें आप एसाइटिक फ्लूइड जो है वो क्या कलेक्ट कर सकते हो। हाउ डू यू टेक एसाइटिक फ्लूइड सैंपल, अब इसको आपने ड्रेन कैसे करना है, कैसे आपने इसको कलेक्ट करना है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल क्लीन द एंड नम अ स्मॉल एरिया ऑफ योर बेली एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिन। ओके, उसको थोड़ा सा पहले क्या कर लेगा, डिसइंफेक्ट कर लेगा, फिर उसको थोड़ा सा नम कर लेगा। ओके, जाइलोकेन के साथ, जिस तरह बोन मैरो के अंदर भी जाइलोकेन के साथ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि वो नीडल की तकलीफ से थोड़ी सी आप जो है वो क्या रहे, थोड़ा उसमें आसानी हो। अ नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द स्किन ऑफ योर एब्डोमेन, स्किन के अंदर सीधा अंदर डाल लेते हैं, एंड अ फ्लूइड सैंपल इज पुल्ड आउट, और फिर वहां से जोर लगा के जो है वो क्या कर लेते हैं, एफ्यूज कर लेते हैं। द फ्लूइड इज कलेक्टेड इनटू अ ट्यूब syringe attached to an end of the needles. The fluid is sent to the lab where it is examined for different parameters mentioned on next slide. वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो ये है हमारे पास कि इस तरह के क्लियर स्ट्रॉ आ सकता है, अगर ये आ गया तो फिर लीवर सिरोसिस है, अगर क्लाउडी आ गया तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर ब्लडी आ गया तो उसके अंदर मेलिग्नेंसीज आ सकती है, अगर कायलस है तो उसके अंदर लिम्फोमा या ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ये आ सकता है। टेस्ट कौन से किए जाते हैं, प्रोटीन किया जाता है, ग्लूकोज किया जाता है, एमाइलेज किया जाता है, रेड सेल काउंट किए जाते हैं, इसके वाइट ब्लड सेल काउंट किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने फ्लूइड्स हैं उन सब का एक केमिकल, बायोकेमिकल और कल्चर वगैरह ये हम लगा सकते हैं, यानी वो फ्लूइड भी कुछ खास, कुछ मिनरल्स, कुछ एंजाइम्स जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं। तो आपके तीन सैंपल जो है ये हो गए। अब जो फोर्थ सैंपल है वो है हमारे पास प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। A pleural effusion is accumulation of
excessive fluid in the pleural space, the potential space that surrounds each lung. यानी आपके lungs के इर्द गिर्द जो accumulation है वाटर का, जो फ्लूइड का, उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। अब प्लूरल एफ्यूजन नॉर्मली कोई कलेक्ट तो नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन जो है वो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उस एरिया के लिए, तो फिर वहाँ पे ये सैंपल जो है वो क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। प्लूरल फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय द पैराइटल प्लूरल कैपिलरीज। ये वहाँ पे जो उसकी फिजियोलॉजी है, तो वो एरिया होता है, उससे ये क्या हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, सिक्रीट हो रहे होते हैं, प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड अदर लेनिंग ऑफ द लंग्स। ओके, ये भी जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि इनकी भी पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, जैसे इसकी अपीयरेंस है, पीएच है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, ग्राम स्टैन करते हैं इसके कि पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नेगेटिव बैक्टीरिया है, सेल काउंट करते हैं कि है या नहीं पड़े, और फिर कल्चर करते हैं। तो नॉर्मली तो ये नहीं होंगे, यानी नो ग्रोथ नो ग्रोथ, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी सस्पेक्ट हो रही है तो फिर ऑब्वियसली ये पैरामीटर्स जो है ये क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ओके, इस एरिया से जो है ये आपका प्लूरल फ्यूजन ले रहा हो ले रहे होते हैं थ्रू अ सर्टेन सिरिंज। तकरीबन 10 ml का या 50 ml का सिरिंज जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बस ये ख्याल रखना होता है कि रिब्स जो है वो पंक्चर वो टूट ना जाए बहुत ज़्यादा जोर लगा के, एंड पंक्चर ना हो जाए, क्या लंग जो है वो आपका पंक्चर ना हो जाए। तो ये आपका कौन सा फ्लूइड है, आपके जो लंग्स के इर्द गिर्द फ्लूइड है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और उस फ्लूइड को एफ्यूज जब आप करते हैं उसको कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन जो है वो आप कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक और है जिसको हम कह रहे होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कुछ केसेस के अंदर जो है वो लिया जा सकता है, जैसे कि पेरिकार्डियस है या कोई और इस तरह की डिजीज हो गए। ये प्रॉपरली जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, इकोनोग्राफी के अंदर जो है वो लिया जा सकता है। हर डॉक्टर जो है इसको नहीं ले सकता, क्योंकि आगे हार्ट है, और ऐसा ना हो कि हार्ट के साथ कोई इशू जो है वो आ जाए। एंड नॉर्मली जो है ये 25 से 50 ml का एक फ्लूइड होता है जो कि क्लियर होता है। और फिर उसके बाद जो है वो आपका एक है साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट से लिया जाता है। Synovial fluid, also known as joint fluid, a thick liquid located between your joints. The fluid cushions the ends of the bones and reduces friction when you move your joint. तो आपके जितने भी joint हैं उसके अंदर ये fluid जो है वो आपका होता है, एंड sometime ये जगह भी क्या हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है किसी भी वजह से, रूमेटाइड अर्थराइटिस या कोई और XYZ वजूहात, वो माइक्रोस्कोपिक वो बैक्टीरियल भी हो सकती है। तो उसको फिर कलेक्ट किया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर जॉइंट है वो क्यों इन्फ्लेम्ड हुआ है, और उस इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो आप साइनोवियल फ्लूइड लेते हैं। वो इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकते हैं, गाउट हो सकते हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम आपको आ रही होती है, और उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ये फ्लूइड जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हाइड्रोसील फ्लूइड है। हाइड्रोसील क्या है कि स्क्रोटम की जब स्वेलिंग हो जाती है, दैट अकर्स व्हेन फ्लूइड कलेक्ट इन द टिन शीट। तो वहाँ पे भी पर्टिकुलरली जो न्यू बर्न्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो कलेक्शन जो है वो फिर आप कर रहे होते हैं, कभी कभार ज़रूरत होती है इस कलेक्शन की, रूटीनली वैसे ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली जो है वो मेडिसिन दे के इसको ठीक करवाया जाता है। लेकिन लेट सपोज अगर फिर भी है सैंपल है, तो आपके माइंड के अंदर बस इतना पता होना चाहिए कि इसको जो है वो हम AFB के लिए या कोई XYZ और कोई डिजीज़ है तो उसके लिए हम ये फ्लूइड ले सकते हैं। कहाँ से लिया जा सकता है, ये स्क्रोटम से लिया जा सकता है। ओल्डर बॉयज़ एंड एडल्ट मैन कैन डेवलप अ हाइड्रोसील ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और इंजरी विद इन द स्क्रोटम। ठीक है।
जो है वो सिस्ट से भी सैंपल लिया जा सकता है। A cyst is a sac-like pocket of membranous tissue that contain fluid, air, or other substances. Cyst can grow almost anywhere in your body or under your skin. There are many types of cysts. Mostly cysts are benign and non-cancerous. तो cyst जिस तरह ये एक पाउच सा बन जाता है, एक सेक सा बन जाता है, और उस सेक के अंदर जो है वो डेब्रिस, फ्लूइड, इन्फेक्टेड मटेरियल, वो सारा कुछ होता है। और फिर ये बिनाइन होता है। बेसिकली बिनाइन मीन कि कैंसरियस नहीं होता, बिनाइन होता है। और दूसरा, बिनाइन के मुकाबले में अगर कोई दूसरा वर्ड होता है तो वो मेलेग्नेंट होता है। मेलेग्नेंट का मतलब होता है कि कैंसरस है। तो ये नॉन मेलेग्नेंट, नॉन कैंसीरियस, बिनाइन एक मास सा होता है, उससे फिर आप ये एस्पायरेट कर लेते हो। cyst can be aspirated using ultrasound guided. A small needle is advanced in the cyst and suction is applied to draw the fluid out, causing lump to collapse. The aspirated fluid may be discarded, or if bloody sent for the evaluation for the lab examination. मजीद फिर ये भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कोई ख़ास किस्म की बैक्टीरिया या कुछ और तो यहाँ पे नहीं था। और यहाँ पे अक्सर एस्पायरेट्स को जो है वो फिर क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि सिस्ट को तो निकाला जाता है। तो सिस्ट जब निकल जाता है तो फिर उसको रूटीनली जो है वो चेक किया जाता है। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है स्प्यूटम। So sputum is processed in the laboratory for investigation of bacterial and fungal infection of the lower respiratory tract. It is utmost important in the diagnosis of the pulmonary tuberculosis, जिसको आम अल्फाज के अंदर हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जिसको कहते हैं। तो किया जाता है कि सेलेक्ट अ गुड वाइड माउथ स्पुटम कंटेनर, एक स्टेराइल कंटेनर लिया जाता है, उसके अंदर जो है वो प्लास्टिक का वो रहता है, कंटेनर रहता है, और उसमें फिर पेशेंट जो है वो हलक से निकला हुआ जो स्पुटम है वो उसमें डालेगा। ठीक है, ये नहीं है कि मुंह के अंदर जो आ रहा होता है उसको कहते हैं सलाइवा। आप नीचे से जो है वो लेके आ रहे हैं हलक से, तो वो उसको कहलाते हैं स्प्यूटम। वो आपने लेना होता है, और 3 स्पेसिमेन ऑन 3 डिफरेंट डेज आपने लेने होते हैं, क्योंकि एक में हो सकता है मिस्ड हो जाए एफबी, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए। तो जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप कलेक्ट 3 स्पेसिमेन ऑन 3 डिफरेंट डेज। अ गुड स्पेसिमेन सैंपल इज थिक, प्लूरेंट एंड सफिशिएंट एंड टू अबाउट 2 to 3 ml जो है ये सैंपल आपके लिए फिर क्या है, ये काफ़ी है। फिर उसके बाद आ जाता है बायोप्सीज आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया ना कि पहला सैंपल आपने क्या लिया। पहला बस सैंपल जो था वो जनरली हमने कहा कि होल ब्लड इज यूज फॉर कल्चर एज वेल, और उसमें आप लोगों को पता चल गया कि इतने ml का ब्लड जो है वो ब्लड कल्चर के लिए लिया जाता है। फिर आपने बोन मैरो का पढ़ा, बोन मैरो का ये सैंपल था और इन जगहों से लिया जा सकता है। उसके बाद आपने फ्लूइड्स पे आ गए, फ्लूइड्स ये सैंपल थे और इन्हीं जगहों से ये लिया जा सकता है। उसके बाद अब बारी जो है वो किस चीज़ की है, बायोप्सी की है। सो अ बायोप्सी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व taking a small sample of tissue so that it can be examined under a microscope. A tissue sample can be taken from almost anywhere or it in the body, including the skin, stomach, kidney, liver, and lungs. The term biopsy is often used to refer to both the act of taking the sample and the tissue sample itself. Okay, तो biopsy जब हम बात कर रहे होते हैं, बायोप्सी जो है वो स्पेशली उस जो जहाँ से लिया गया है उसको भी कहते हैं। एंड बायोप्सी के जब तस्करा आता है तो बायोप्सी इटसेल्फ मीन कि इट्स टेकिंग ऑफ अ टिश्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, तो सैंपल को भी हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। What is biopsy used for? To examine different undiagnosed diseases, ठीक है, जो कि अभी डायग्नोस्ड हुई नहीं है लेकिन डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर सस्पिशियस है कि कोई इस तरह की बीमारी हो सकती है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई कैंसरस हो सकता है, कोई मेलिग्नेंट हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि मज़ीद जो मेरी डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाए और उसके बेस के ऊपर जो है उसको क्या दिया जाए, ट्रीटमेंट दी जाए। कभी कभार होता ये है कि नॉर्मल जो टेस्ट हो रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं रूटीनली, उनसे कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही होती, तो डॉक्टर तब जो कहता
जाता है कि अब इसके लिए बायोप्सी की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ बायोप्सी जो है वो फिर क्या आ सकती है कि हमारे पास जो है वो कुछ बायोप्सीज होती है। कोर नीडल बायोप्सी है जो कि हम लार्ज नीडल से ले रहे होते हैं स्किन के बायोप्सी। तो इसमें आप लोग जो है वो सिर्फ एफएनए को याद कर लें, ओके। बाकी वो है स्पेशलाइज्ड बायोप्सी है, लेकिन एफएनए को याद कर ले। तो एफएनए क्या होता है कि फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, कि अगर कोई इस तरह की जगह है जैसे लिम्फ एडेनोपैथी हुई है तो उस लिम्फ के अंदर नीडल को इंसर्ट कर दिया जाता है और उसको पीछे एस्पायरेट कर दिया जाता है और उसको फिर साइटोलॉजी के लिए भेज दिया जाता है, यानी उसमें सेल्स वगैरह देखने होते हैं। तो उसको कहते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, एफएनए भी इसका एक टाइप है। कौन से नीडल्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं इस प्रोसीजर के दौरान बोन मैरो या फाइन नीडल एस्पायरेशन के लिए? तो इसमें जो है वो एक नीडल का नाम है क्लिमा स्टर्नल नीडल, सलाह बोन मैरो एस्पायरेशन नीडल, वेदरफॉल्ड एलियट क्रेस्ट बोन मैरो एस्पायरेशन नीडल, जमशेदी नीडल और इस्लाम बोन मैरो नीडल। ये डिफरेंट नीडल्स के नाम हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। ये भी वक्त के साथ साथ मॉडिफाइड हो गए हैं और पुराने ज़माने के अंदर जो था वो क्लिमा नीडल इस तरह शेप का होता था। अब जो जमशेदी नीडल मोस्टली जो है वो जमशेदी नीडल आ रहे होते हैं। तो जब बायोप्सी हो रही होगी या इस तरह के प्रोसीजर हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली जिस तरह आप लोगों को फिलवॉटन ट्रे की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आपको इसके रिक्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। और वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारे पास, मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो ये भी हमारे पास एक टाइप की नीडल है, फिर ये भी है हमारे पास, फिर ये भी है हमारे पास, और ये आप देख रहे हैं ये कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। ये एक किट है जिसके अंदर आपके पूरा जो है वो आपका एक प्रोसीजर का किट लगा हुआ होता है कि जिसमें आपके नीडल्स भी है, सिरिंज भी है, पॉइंट लॉक भी है, सेफ्टी स्कैप भी है, आपके जो एक्सट्रैक्शन कैनोलास वगैरह है, वो सारी चीज़ें वो एक पैकेट के अंदर होते हैं और उसी को फिर आप लोग आगे डॉक्टर के साथ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं। ओके, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलियक क्रेस्ट है और इसको पहले इसको अंदर रोटेट करते हैं, हड्डी के अंदर सुराख हो जाता है। ओके, ये इंसर्ट हो गया अंदर। ओके, अब ये अंदर जो है ये मीन के पेशेंट के जिस्म के अंदर जो है ये जाके पेवस्ट हो गया है और इसने टच किया है किस चीज़ को, बोन मैरो को। उसके बाद जो है वो ये नीडल है उसका एस्पायरेट करने के लिए यहाँ पे सिरिंज के साथ लगा लिया जाता है और ये इसके अंदर एक और सुराख होता है, तो आप इसके अंदर ही इंसर्ट कर देते हो और फिर जो है वो आगे आपके पास एस्पायरेट आ रहा होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो फिर है स्वेब्स। सो स्वेब्स क्या है कि एन एब्जॉर्बेंट पैड है बेसिकली और पीस ऑफ मटेरियल है यूज्ड इन सर्जरी एंड मेडिसिन फॉर क्लीनिंग वुंड्स, अप्लाइंग मेडिकेशन और टेकिंग स्पेसिमेन। तो इससे हम स्पेसिमेन बेसिकली ले रहे होते हैं, लैब फिलबॉटमी में हम यही पढ़ते हैं, लेकिन इसको आप स्पेसिमेन कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट लगाने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी पर्पस भी इसके है। तो इसके भी डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, जैसे पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है। नेज़ल स्वाब जो है ये आप नेज़ल से ले रहे होते हैं, नेज़ोफेरिंग से ले रहे होते हैं। इसके अदर नाम जो है वो हमारे पास एंटीरियर नेरेस्ट टेस्ट जो हमारे पास होता है, नेज़ल मिड टर्म टर्बिनेट स्वैब इसको कहते हैं, नेज़ोफेरेंजियल कल्चर इसको कह सकते हैं, नेज़ोफेरेंजियल स्वैब इसको भी कहा जा सकता है। क्यों किया जाता है? कोविड के लिए किया जा सकता है, फ्लू के लिए किया जा सकता है, रिस्पायरेटरी एसेंशियल वायरस के लिए किया जा सकता है, वूफिंग कप के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए। इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास डिजीज़ होंगे उनके डिटेक्ट करने के लिए जो है ये टेस्ट लिया जा सकता है। A nasal swab may be taken from the front part of your nostrils, back of your nostril, and to a procedure known as NMT, यानी nasal mid turbinate, और nasopharynx, uppermost part of your nose and throat। ओके, ये सीधा जो है वो आप कहाँ पे इंसर्ट करते हो,
एग्जैक्टली इस एरिया के ऊपर जो है वो आप एग्जैक्ट कर लेते हो, रोटेट करते हो आप 10 to 15 सेकंड्स के लिए, रिमूव द स्वेब एंड इंसर्ट इनटू योर सेकंड नॉस्ट्रल, उसी को फिर आप उठा बाहर कर लेते हो और सेकंड नॉस्ट्रल के अंदर फिर कर देते हो, एंड सेम यू आर रिपीटिंग द प्रोसीजर एज वेल इन नंबर फर्स्ट स्टेप, तो दोबारा उसको वैसे ही कर देते हो। फिर ड्यूरिंग एनएमटी आपने क्या करना होता है, सेम प्रोसीजर वही आपने करना होता है। ये आप देख रहे हैं इस खातून के, और ये आपका जो है इसने जाके जो है ये क्या किया है, अंदर यहाँ तक जो है इसको लेके आना होता है और प्रॉपर रोटेट करना होता है इसको, ठीक है। उसके बाद जो है वो माउथ स्वेब कल्चर है। सो कल्चर ऑफ माउथ स्वेब फॉर द आइसोलेशन in identification of bacterial and of fungal pathogens, antimicrobial sensitivity testing is performed as appropriate। फिर उसमें आप माउथ स्वैब के लिए जो सैंपल स्पेसिमेन कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं चारकोल स्वैब कहते हैं इसको। ओके, ये आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर आते हैं कि प्रोवाइड relevant clinical details with the request that help the lab process the sample correctly and provide the best result of the patient. Do not ignore the following: where the patient is diabetic, अगर patient diabetic है नहीं लेते, if the patient is immunocompromised, current and recently antibiotic therapy फिर नहीं लेते, are you suspecting an oral thrush, अगर किसी को oral candidiasis है उस वक्त ये सैंपल नहीं लेते, does the patient have a wound or ulcer in the mouth, अगर माउथ में अल्सर है उस वक्त भी नहीं ले रहे थे, डो नॉट रिपीट इन अंडर 48 और उससे पहले 48 घंटे से पहले पहले अगर ये सैंपल आपने लिया है तो उस वक्त भी फिर हम इसको कलेक्ट नहीं करते, ठीक है। सेम इस पे ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ अगर जो फॉर्म पे लिखा होता है, फिर उसका एमआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कलेक्शन किस वक्त हुई थी, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी मेंशन होनी चाहिए। इसी तरह एयर स्वेप के लिए जो है वो एयर कल्चर करते हैं, एयर कल्चर के लिए जो है वो एयर स्वेब लेना होता है, और इसमें भी हमारे पास सैंपल जो है वो आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों से लिया जा सकता है एयर से, ठीक है। अगर कोई ओटाइटिस मीडिया हमारे पास है कि जिसको हम स्विमर्स एयर कहते हैं और हमें शक हो रहा होता है कि कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो है फिर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ओटाइटिस में यहाँ पे जो है वो कलेक्शन इस जगह से जो है वो कर रहे हैं और फिर जाके जो है इसको क्या कर रहे हैं, कल्चर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मिडल एयर में या एक्सटर्नल एयर में और क्रॉनिक डिस्चार्जिंग एयर, अगर कोई बहुत ज़्यादा पीप कर रहा है कान तो उसमें भी आप ये सैंपल जो है वो ले सकते हैं। साथ में फिर आप आईसीबी ले सकते हैं, जैसे कंजक्टिवाइटल स्वैब जिसको कहा जाता है, बैक्टीरियल कल्चरल मीडियम सच एज ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ बीएचबी में जो है वो इसको इनोकुलेट किया जाता है, और ये सैंपल जो है वो मजबूती के साथ इस एरिया को जो है वो आपने कलेक्ट करना होता है सैंपल को, ताकि वो पूरा का पूरा जो वहाँ पे पस बना हुआ है, जो कुछ बना हुआ है, वो इसको रोटेट करके अच्छी तरह जो है वो आ जाए और फिर आप उसका कल्चर लगा ले, ठीक है। स्लाइटली पेनफुल होता है बट फॉर द सेक ऑफ डायग्नोसिस, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रीटिंग पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है वो रेक्टल स्वेब है, तो अगर कोई इस तरह के सस्पेक्शन है तो वही प्रोसीजर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि आपने वही सैंपल जो है वो रेक्टम के अंदर जो है वो इंसर्ट करनी है और आपने वो सैंपल क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो इसमें भी कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं कि जिसमें आपने ये सैंपल लाजमी करना होता है। फिर जैसे कि कैंडिडिया हो गया, और हमारे पास जो है वो विजाइनल स्वेब भी लिए जा सकते हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया या क्लेमीडिया हो गया या विजाइनल डिस्चार्ज अगर हो रहा है किसी को, किसी कैंडिडियासिस की वजह से हो रहा है, या सर्वाइकल स्वेब जो एचवीएस है, फीमेल्स की बहुत सारे मसाइल है, तो उसमें कुछ मसाइल ऐसे हो जाते हैं कि वो नॉर्मली फिर डायग्नोस नहीं हो सकते, तो देन यू हैव टेकन द सैंपल्स, ठीक है, वो डॉक्टर करेगा या पेशेंट खुद करेगा, लेकिन विद हैविंग सम रिकमेंडेशन। तो ये इसके भी स्टेप्स लिखे हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल पे जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप खुद इसको रीड कर सकते हैं। देन जो है वो आपका आता है यूरिन
और स्टूल एंड सेमन एनालिसिस। तो ये इंशाल्लाह हमारे 3 जो टॉपिक है ये अपने आखिरी लेक्चर में, या प्रोबेबली आपको अगर अगले हफ्ते इंशाल्लाह बुलाया जाएगा उसमें फिजिकल क्लास के अंदर, तो ये वहाँ पे फिर आप लोगों को मैं डिटेल के साथ जो है वो बताने की कोशिश जो है वो करूँगा। तो ये था आज का टॉपिक। और फिर भी आपको अगर कोई इशू है आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं। कोई टर्म की समझ नहीं आए हो, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज थी, आई थिंक सो कि दे वर सम लिटिल डिफिकल्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो कुछ अगर क्वेश्चन है तो ड्रॉप योर क्वेश्चन प्लीज। जी शबर साहब।